A very good morning to all today. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11 accountancy. As you know very well, in the last video, we are talking about the preparation of the trading account and the profit and loss account with the help of the various adjustments. So in this video, first of all, we are talking about the preparation of the balance sheet with the given information, and thereafter we are talking about the effect of various adjustment like interest on capital, interest on drawing, and amount of the goods which are withdrawn, distributed as free sample, and uses as a advertisement as a charity. Okay, so without creating any delay, let's we move to the solution of the practical problem, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट को डिस्कस कर लिया है. Or now we will move to the how we will prepare the balance sheet with the help of the given information. Okay, so let us start the today's class. All the best. So let's we summarize the all the adjustment given in this question before the preparation of the balance sheet of this question. As you can see that this is a solution of the trading account and the PL account. So at last, you know very well, we have to prepare the balance sheet of the sole proprietorship according to this question. But before the preparation of the balance sheet, I want to give you the each and every adjustment solution at once. So this is a solution. So the first adjustment is the closing stock on 31st March 2012 was valued at 30,000. So पहला जो एडजस्टमेंट है, मेरे पास यही इनफ स्पेस रिमेन है, तो मैं यहीं पे आपको बताता हूँ. सो द इफेक्ट ऑफ गिवन एडजस्टमेंट, इफेक्ट ऑफ गिवन एडजस्टमेंट, बिकॉज एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स को बिना पता किए आप किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस शीट से या ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में सॉल्व नहीं कर सकते बेसिकली. तो जिसमें पहला सबसे पहला दिया क्लोजिंग स्टॉक. सो क्लोजिंग स्टॉक को यू नो वेरी वेल हम कहां शो करेंगे, इफेक्ट नंबर 1 एंड इफेक्ट नंबर 2. पहले कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और दूसरा कहां लिखेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में. ओके, आई होप इतना एक्सप्लेनेशन बहुत इनफ है. दूसरा, अब आप देख रहोगे क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे. यस, राइट नाउ. सेकेंड इज द स्टेशनरी अनयूज्ड स्टेशनरी. सो अनयूज्ड स्टेशनरी जो है, अगर हम उसकी बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इफेक्ट कहां पड़ा होगा, पीएल अकाउंट में रिलेटेड स्टेशनरी में से माइनस हुआ होगा. सो क्या हुआ होगा, लेस हुआ होगा पीएल के डेबिट में से. ठीक, सो यहां देखो, ये देखो हुआ है कि नहीं हुआ है. दिस इज अ फर्स्ट एडजस्टमेंट एंड दिस इज एन एडजस्टमेंट नंबर 2, इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट नंबर 2. और इसी 200 रुपीज को हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर दैट बैलेंस शीट के कहां लिखेंगे, एसेट साइड में शो करेंगे, दैट इज अनयूज्ड स्टेशनरी. ओके, रही बात एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 4, जिसमें हम लोग यहां में 2 में लिखा हुआ है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स मेंटेन एट 6% ऑन डेटर. सो ये वैल्यू हो 1000 बैड डेब्ट्स की वैल्यू हो, 840 हो, चाहे डिस्काउंट हो, all the three things, that is a provision for bad debts, provision for discount on debtor और the bad debts, इन तीनों का इफेक्ट एक जैसा ही पड़ेगा. पहला तो इसे हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में से डेटर में से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, और दूसरा आप लोग को दिख ही रहा होगा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड शो कर. एडजस्टमेंट नंबर 3. ओके, नेक्स्ट द एडजस्टमेंट नंबर 4. एडजस्टमेंट नंबर 4 ये कह रहा है, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. तो डेप्रीशिएशन को तो आपको पता ही है क्या क्या इफेक्ट पड़ता है. पहला तो पीएल के डेबिट में लिखते हैं, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में से लेस कर देते हैं, रिलेटेड एसेट्स में से. तो यू नो वेरी वेल, प्लांट एंड मशीनरी को हम कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करेंगे. तो वहां उसको क्या करेंगे, 10,000 एंड 3,000 यानी 300, दैट इज टोटल 10,300 को हम लोग डिडक्ट कर देंगे. कहां से डिडक्ट कर देंगे, फ्रॉम द रिलेटेड एसेट, दैट इज द प्लांट एंड मशीनरी से उसको डिडक्ट कर देंगे. ठीक है, ओके.
इज दैट क्लियर? सो ये है गया एडजस्टमेंट नंबर 4। इसी में थोड़ी सी you know very well, because due to the lack of the space, I hope it is clear for you कि each and every effect क्या पड़ रहा है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस पेड अप टू 30 जून 2012। आपने इंश्योरेंस पे किया कब तक का? 30 जून तक का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड। और प्रीपेड का इफेक्ट कहां पड़ता है? रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस होता है। देख लो कहां माइनस हुआ है, ये माइनस। दैट इज एन एडजस्टमेंट नंबर 5। और दूसरा इसका इफेक्ट कहां पड़ता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड, दैट इज एन प्रीपेड एसेट। सो प्रीपेड इंश्योरेंस को हम लोगों ने क्या किया होगा? पीएल के डेबिट में से, रिलेटेड एक्सपेंस में से लेस किया होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट की लॉस बाय फायर। तो यू नो वेरी वेल, लॉस बाय फायर को हम लोग क्या करते हैं? जो भी लॉस बाय फायर होता है उसका इफेक्ट कई जगह पड़ता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है, इसको मैंने बहुत ही डीपली और सेपरेटली समझाने की कोशिश की है। दैट्स व्हाई बिफोर द सॉल्विंग ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम गिवन एज एन एडजस्टमेंट in the preparation of the preparation of the trading account, balance sheet and the PL account of the sole proprietorship, इसीलिए मैंने पहले आपको क्लियर किया हुआ इस बारे में लेकर कि अगर लॉस बाय फायर है तो जितना भी एक्चुअल लॉस है उसे आप पहले क्या करो? परचेज में से माइनस करो। दूसरा, जितना क्लेम मिल रहा है, क्लेम रिसीव्ड हो रहा है या इज टू बी रिसीव्ड, उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करो एज द नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। अगर मिल गया है तो कैश में ऐड करो, नहीं मिला है तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्लेस कर दो। एंड नंबर थर्ड, जो नेट लॉस हो रहा है यानी डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल लॉस एंड क्लेम रिसीव्ड, जैसे इस क्वेश्चन में यू कैन सी दैट हमें एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 5000। क्लेम कितना मिल रहा है? क्लेम हमें मिल रहा है 3000 का, तो नेट लॉस कितना हुआ? 2000 रुपीज का। तो नेट लॉस विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट। ओके, सो आई होप इस सारे एडजस्टमेंट को मैंने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने के बाद ऑल द थिंग्स आई विल एक्सप्लेन टू यू which helps to prepare the balance sheet of this question. Okay, so please watch carefully, and if you have any kind of the necessity regarding the note down all these adjustment in your copy, so please note down it without creating any kind of delay. तो अगर आपको लगता है कि इस एडजस्टमेंट को एक बार लिख लेना चाहिए तो यस, बिकॉज जब क्वेश्चन में कई सारे एडजस्टमेंट आते हैं तो कभी कभी आपका माइंड काम करना बंद कर देता है और you will place the wrong adjustment in the wrong account, wrong side. Okay, so this is the solution of the or the effect of the given adjustment in this question is depreciation. So basically what is depreciation? You know very well, हम लोगों ने इस पे पूरा एक चैप्टर डिस्कस किया है। What is the depreciation? So depreciation means decrease in the value of fixed tangible assets are called depreciation. So basically what is depreciation? Depreciation means decrease in the value of fixed tangible assets. You know very well, land, building, plant and machinery, furniture and fixtures, इनको हम जब continuously use करते हैं and due to the passage of time इनकी वैल्यू में डिक्रीजमेंट आता है, इनकी वैल्यू में गिरावट आती है, and such kind of the decreasement in the value of the fixed tangible assets will be known as the depreciation. Some of the important question you can see that depreciation is given as an adjustment. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो किसी किसी एडजस्टमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि वहां पे डेप्रिसिएशन गिवन होगा आउट ऑफ दी ट्रायल बैलेंस। तो उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है, व्हाट दैट इज नोन एज एडजस्टमेंट एंट्रीज, एज वेल एज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। सो बेसिकली फर्स्ट वन इज अ इफेक्ट। What is the effect on financial statement of depreciation? Depreciation का क्या इफेक्ट पड़ता है? You know very well, हर एडजस्टमेंट का एटलीस्ट दो इफेक्ट पड़ता है, कम से कम दो इफेक्ट पड़ेगा, उससे ज्यादा पड़ सकता है बट उससे कम एडजस्टमेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। So the first effect of depreciation on the financial statement is
डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फर्स्ट इफेक्ट होगा डेप्रिसिएशन का, दैट इज द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इफेक्ट पड़ेगा किसका, डेप्रिसिएशन का। द सेकेंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ sole proprietorship is asset side of deducted from related assets in बैलेंस शीट। सो बेसिकली डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट ये पड़ता है कि जो हमारी रिलेटेड एसेट्स होती है, लाइक सपोज अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे जितना भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एसेट्स इन बैलेंस शीट। उसे हम बैलेंस शीट की एसेट से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर लेंगे। ओके, इसकी एंट्री क्या पास होगी, प्लीज नोट डाउन द adjusting entry of depreciation will be, the first entry will depreciation account debit to assets, जिस भी assets पे depreciation charge हो रहा है, and the second will be a second entry which are related to the depreciation is profit and loss account debit to depreciation, because you know very well depreciation is a part of the profit and loss account and it will be shown in the debit side of the profit and loss account. So basically you can see that इसमें हम लोग एक थोड़ा सा एग्जाम्पल पे भी वर्क कर लेते हैं। सर इस पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हो जाए, यस व्हाई नॉट। सो इफ वी टेक द वन एग्जाम्पल ऑफ द डेप्रिसिएशन, सो वी कैन सी दैट सपोज वी हैव अ मशीनरी इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ रुपीज 10 लाख। ओके, क्वेश्चन में 10 लाख रुपीज की मशीनरी गिवन है। एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, ये एक ट्रायल बैलेंस है। यू नो वेरी वेल मशीनरी इज अ एसेट, दैट्स व्हाई इसका डेबिट बैलेंस गिवन होगा, इसका क्रेडिट बैलेंस गिवन नहीं होगा। ओके, और नीचे क्वेश्चन में लिखा है डेप्रिशिएट मशीनरी बाई 10%। आपको मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% से। तो यू नो वेरी वेल मशीन डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे हम कहां शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। सो दैट्स व्हाई व्हेन वी प्रिपेयर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सीधे सीधे डायरेक्टली हम लोग शो करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन शो करेंगे, 10 लाख का 10%। सो 10 lakh 10%, so the depreciation on machinery will be 1 lakh. See that state. So you can see that depreciation on machinery का क्या effect पड़ा, so the to depreciation machinery 10 lakh into 10% equals to 1 lakh. Is that clear? Sir, what is the impact on balance sheet? You can see that हमने पहले क्या बताया कि जो depreciation की value it will be shown in the debit side of profit and loss account। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एसेट्स इन बैलेंस शीट। यानी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो यू नो वेरी वेल बैलेंस शीट के एसेट्स पे हम लोग क्या शो करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हम लोग कहाँ शो करेंगे, दैट इज एन एसेट साइड। तो जब भी हम प्लांट एंड मशीनरी शो करेंगे, सपोज प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग दैट इज अ 10 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता है, 1 लाख। तो डिडक्ट कर देंगे उस रिलेटेड एसेट, यानी इस प्लांट एंड मशीनरी से वी डिडक्ट द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 1 लाख। सो द प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितना शो होगी बैलेंस शीट में, दैट इज अ 9 लाख रुपीज। प्लीज वॉच केयरफुली, ये सबसे इजी वे है आपको समझाने का कि हाउ वी विल शो द डेप्रिसिएशन एज एन एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बेसिकली इसका दो इफेक्ट पड़ता है, पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, दूसरा इफेक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एसेट्स इन बैलेंस शीट। इसे रिलेटेड बैलेंस शीट में जो भी इससे रिलेटेड एसेट्स हैं उसमें से उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या इफेक्ट पड़ा, सपोज मशीनरी है 10 लाख रुपीस की, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शोन द डेप्रिसिएशन अमाउंट इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So that's why you can see that to depreciation on machinery 1 lakh rupees शो कर दिया। हाउ, 10 लाख का 10%, दैट्स 1 लाख रुपीस। एंड सेकंड बैलेंस शीट में कितना शो करेंगे, दैट इज अ प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपीस की है, डेप्रिसिएशन कितना लगा है 1 लाख। सो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी विल बी 9 लाख। सो आपने 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा लिया और अभी आपके पास अब कितने की मशीनरी बची है, दैट इज 9 लाख। कैसे, क्योंकि 10 लाख में से 1 लाख रुपए आपने एज अ डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज कर दिया। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू।
It is an very important adjustment of financial statement of sole proprietorship. Let's we move to the next and very important adjustment, that is the accrued income and advance income. इनका हम लोग साथ साथ आपको बता देते हैं. So please note down adjustment number 5, that is accrued income and advance income. Okay. So adjustment number 5 is accrued income. What is accrued income? So basically accrued income is an income which are earned but not received. इनकम जो कमाई जा चुकी है, इनकम विच आर अर्न, जिसे हम कमा चुके हैं बट नॉट रिसीव, जो हमें मिली नहीं है कोई. सो व्हाट इज एक्रूड इनकम? यू नो वेरी वेल, इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव. कोई भी इनकम जो हम कमा चुके हैं बट हमको मिली नहीं. सपोज अगर मैंने कहीं काम किया 1 महीने और 1 महीने काम करने के बाद भी मुझे सैलरी नहीं मिलती, तो सच काइंड ऑफ द इनकम विल बी नोन एज द accrued income. So what is accrued income? Income which are earned but not received. इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? So please note down. The effect of accrued income in the financial statement of sole proprietor are as follows. The first effect of the accrued income is added in related income in PL account. इसे हम profit and loss account में related income में add कर देते हैं. Okay, and the second effect is the asset side of the balance sheet is, because you know very well it is just like assets. कोई भी इनकम हमने कमाई है बट हमको मिली नहीं है, so it will be known as then it will be shown in the asset side of the balance sheet. Okay, so what are the effect of accrued income of financial statement of sole proprietorship? The first effect is रिलेटेड इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, और सेकंड इसे बैलेंस शीट की किस साइड शो करेंगे? दैट इज एन एसेट साइड. Second, if you are talking about the advance income, so what is advance income? Income which are not earned but received in advance. कोई भी इनकम जो हमने अर्न नहीं की है, हमने कमाई नहीं है, लेकिन हमें एडवांस में मिल जाती है. सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेंट, सपोज आपने अपने किसी रिलेटेड पर्सन को, आपने किसी अपने क्लाइंट को रेंट, घर जो है रेंट पे दिया, 2 महीने के लिए रेंट पे दिया, सॉरी रेंट पे दिया, और उससे 2 महीने का रेंट एडवांस में ले लिया. बिकॉज यू नो वेरी वेल एडवांस का एक प्रोसीजर चलता है इन द बिजनेस फील्ड. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द accrued income, so advance income, so you know very well any income which is not earned but received in advance. कोई भी इनकम जो हमने कमाई नहीं है लेकिन हमने एडवांस में रिसीव कर ली है, so it will be known as an advance income. So what is the basic difference between accrued income? Accrued income मतलब income not earned but not received. इनकम हमने जनरेट कर ली है बट मिली नहीं है. सपोज अगर हमने 1 महीने कहीं सर्विस दी, हमारी सैलरी मिलनी चाहिए बट हमें सैलरी नहीं मिली, सो इट इज नोन एज एन एक्रूड इनकम. एडवांस इनकम मतलब कोई भी चीज हमने अभी प्रोवाइड नहीं की, हमने कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, बट हमें एडवांस में उसका पैसा मिल गया, सो इट विल बी नोन एज एन एडवांस इनकम. So what is accrued income? Income which is are earned but not received. And what is advance income? Income which are not earned but received in advance. इफेक्ट क्या पड़ेगा? अभी आपने देखा accrued income का इफेक्ट क्या पड़ता था. पीएल अकाउंट में इनकम जो रिलेटेड इनकम थी उसमें हम ऐड कर देते थे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते थे. अपार्ट फ्रॉम दिस एडवांस इनकम का इफेक्ट जो है एक्रूड इनकम के जस्ट अपोजिट है. The effect of accrued income on the financial statement of sole proprietorship is totally opposite of the accrued income. First, यहाँ हम लोग related income में क्या करते थे? ऐड करते थे. यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे. यानी एडवांस इनकम को हम रिलेटेड इनकम से क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं. इन विच अकाउंट? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस. The second thing is accrued income will be shown in the liability asset side of the balance sheet, whereas accrued income will be shown in the liability side of the balance sheet. दोनों में आप डिफरेंस देखोगे. इसे हम ऐड करते हैं रिलेटेड इनकम में, इसको डिडक्ट करते हैं, और इसे हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी एसेट साइड में शो करते हैं accrued income को, और एडवांस इनकम को लाइबिलिटी साइड शो करते हैं. Let's we take the one advanced example for creating a better understanding of accrued income and advance income. That is rent and commission. In the trial balance, there is a two information are given about the rent and commission. कि rent आपको मिला 10,000 और commission आपको मिला 5,000.
and apart from this, two additional information are also given, that is rent accrued 5,000 and advance commission rupees 1,000. ये दो आपके information given है. तो how we will show of these both these adjustment in the PL account and balance sheet? So please see very carefully. That is, when we prepare the profit and loss account, you know very well, rent and commission both are the income, so it will be shown in the credit side of the PL account. रेंट को भी और कमीशन को भी हम लोग किस साइड शो करेंगे? इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द क्रेडिट साइड. So rent is 10,000 whereas the commission is 5,000. But on the rent, you know very well, there is an accrued. So you know very well, accrued income को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं. So accrued को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे according to the rule. Added to the related income in PL account, ऐड कर दिया. So 10,000 plus 5,000 equals to 15,000. Whereas commission की अगर हम बात करें, so there is an advance commission. So you know very well, advance commission को हम लोग क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं. So 5,000 is an advance commission and 5,000 is a commission received and 1,000 is an advance commission, so it will be deducted from the PL account. And now 4,000 is a commission which are received for the current accounting year. Basically, you know very well कैसे हमें रेंट एंड कमीशन को दिखाना है विद द एक्रूड इनकम एंड एडवांस इनकम. एक्रूड इनकम को हम ऐड कर देते हैं रिलेटेड इनकम में और एडवांस इनकम को हम लोग क्या कर देते हैं? रिलेटेड इनकम से माइनस कर देते हैं. If you are talking about the effect of accrued income and advance income on the balance sheet, so we can see that advance commission will be shown in the liability side of the balance sheet, whereas the accrued income will be shown in the asset side of the balance sheet. So you can see that accrued rent is a 5,000 which will show in the asset side of the balance sheet, whereas an advance commission rupees 1,000 will be shown in the liability side of the balance sheet. So I hope it is clear for you what is the meaning of accrued income and advance income, what are the effect of accrued income and advance income on the balance sheet and profit and loss account, as well as you can see that with the help of the example how we will show the accrued income and advance income in the financial statement of sole proprietorship. Okay. Okay, you can see that how we will show the effect of the various important adjustment like depreciation, accrued income and advance income. Let's we move to the next adjustment, adjustment number 7, that is the interest on capital. Okay, so what is interest on capital? Basically, the interest provided by firm, interest provided by firm or business to or on proprietor capital, proprietor's capital will be known as interest on capital. So what is interest on capital? Basically बिजनेस जो है अपने ओनर्स के कैपिटल पे यानी प्रोप्राइटर्स के कैपिटल पे क्या करता है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है एंड दिस विल बी नोन एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एंड समटाइम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन एज एन एडजस्टमेंट दैट इज आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. सो इन दिस सिचुएशन हम इसको भी क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में इनको इंक्लूड करते हैं. सो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ interest on capital on financial statement? So you know very well the effect of interest on capital on the financial statement of sole proprietorship are as follows. The first adjustment of IOC, interest on capital को short में हम लोग क्या बोलते हैं? That is an IOC. The first effect is shown in the debit side of profit and loss account. इसे हम profit and loss account के debit side में show करते हैं. And the second effect of interest on capital on the financial statement of sole proprietorship, that is in the liability that is added to capital. इसे हम capital में add करते हैं in liability side of balance sheet.
तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड सेकंड विल बी, इसे हम लोग क्या करते हैं कैपिटल में ऐड करते हैं, किस साइड, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ही हम लोग कैपिटल शो करते हैं, कैपिटल राइट डाउन करते हैं, तो कैपिटल में क्या करते हैं, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बेसिकली ऐड कर दिया जाता है। एडजस्टमेंट नंबर 8 is interest on drawing. So please note down in your copy properly, that is the interest on drawing. So what is a drawing? You know very well, interest charged by business on proprietor's drawing. बेसिकली अगर ओनर क्या होता है, बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। और जब वो कैपिटल पैसा लगाता है तो फर्म या बिजनेस उसे क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, एंड दिस विल बी नोन एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, सो इट विल बी नोन एज अ ड्राइंग, एंड सच ड्राइंग पे फर्म क्या करती है, बिजनेस क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। सो द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बिजनेस ऑन द प्रोप्राइटर ड्राइंग विल बी known as interest on drawing, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, that is an interest on drawing। as अगर हम सिंपल वर्ड में ये कहें तो ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द जस्ट अपोजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेसिकली अगर उन्होंने पैसा लगाया तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी फर्म को उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उन्होंने पैसा पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया तो बेसिकली उसे अपने उस ड्राइंग के पैसे पे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ेगा, यदि प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर द फर्म, व्हेreas इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ इनकम फॉर द फर्म। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, so the effect of interest on drawing on the financial statement of sole proprietorship are as follows. The first effect of interest on drawing on financial statement of sole proprietor is that is a credit side of profit and loss account, and the second will be a deducted from capital। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता था, तो ये डिडक्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अकाउंट के डेबिट में शो होता था, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां शो करेंगे, दैट इज द क्रेडिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट। सो द सेकंड इफेक्ट ऑफ आईओडी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी कहते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग आईओडी कहते हैं। सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब आपके मन में ये प्रश्न हो, सर इसकी कोई एडजस्टमेंट एंट्री? यस, और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी मैंने आपको जनरल वाले चैप्टर में बताया हुआ है। व्हेन यू सी द चैप्टर जनरल, तो जनरल में आप लोग यू कैन सी दैट व्हाट आर द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो बेसिकली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री होती है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ओके। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री होती है, दैट इज द कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है। और you know very well interest on capital is a expense for the firm, so it will be shown in the debit side of the PL account। तो एक और एंट्री आप कर सकते हो, PL account debit to interest on capital, as well as interest on drawing is the income for the firm, that's why it will be shown in the credit side of the PL account। so एक एंट्री ये भी हो सकती है यहाँ पर, that is the interest on drawing account debit to profit and loss account, because according to the nominal rule, nominal account, rule of nominal account, that is all the expenses are debited and all the incomes are credited, okay। I hope it is clear for you, okay। So let's we move to the next adjustment, the adjustment number 9, that is the interest on loan। so the next adjustment number 9, that is the interest on loan। अगर आप एक एक एडजस्टमेंट को केयरफुली मॉनिटर करोगे, केयरफुली देखोगे, तो जब भी एग्जामिनेशन में कोई भी एडजस्टमेंट पूछा जाएगा, सो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी तो हम सारे एडजस्टमेंट आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद वी विल सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वेरियस एडजस्टमेंट, ओके। सो द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। सो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन लोन? बेसिकली यू नो वेरी वेल, समटाइम्स business takes a loan from third party means from external person,
like a bank, okay, financial institution. So in this situation, sometimes business takes a loan from third party. In this situation, interest will be provided. Interest will be provided on such loan. तो सिचुएशन में हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है. तो इस इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. सो द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, interest on loan on the financial statement of sole proprietorship are as follows. The first effect of interest on loan on the financial statement of sole proprietorship, that is, you know very well, loan हमने लिया, so it is my liability. So उस पे अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, so it is my expense. तो एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट रूल. सो द इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Okay, so the first effect of interest on loan is debit side of the profit and loss account, and the second effect of interest on loan on the okay, so the second effect of interest on loan on the financial statement of sole proprietorship is liability side of balance sheet. So you can see that what is interest on loan. Interest on loan means sometimes business takes a loan from the third party. कभी कभी business क्या करता है, third party से loan ले लेता है. तो situation में उसे loan पे क्या पे करना पड़ता है, interest पे करना पड़ता है. And such in loan will be known as the such interest will be known as the interest on loan. और इस interest on loan को हम financial statement में कैसे show करते हैं? The first effect is profit and loss account के debit side में show करते हैं, and second effect is liability side of the balance sheet. Okay. So I hope today we cleared all the topics and all the questions very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.